नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या नीतीश जी की गाड़ी छूट गई है? अब आप ठिठकेंगे और सोचेंगे कि अब कौन सी गाड़ी है। तो वही जो दिल्ली जाती है और जिसके लिए उन्होंने एनडीए का हाथ झटका और महागठबंधन का हाथ पकड़ा। हालांकि हाथ तो उन्होंने पकड़ा और हाथ पकड़ने को लेकर जो तमाम तरह की सेवा शर्तें बताई जा रही थी वो ऐसा लग रहा था कि बस यूं ही है। लेकिन वो जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें दो दो रिबन लगे हुए थे और दो दो कैंची आई और फिर सीएम और डिप्टी सीएम ने उसे काटा, तो उससे एक चीज तो साफ हो गई कि दरअसल वो जो सेवा शर्तें बताई जा रही थी उसमें एक शर्त यह भी कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव को नीतीश जी को गद्दी सौंपनी पड़ेगी। और असल में इसी वजह से राजद तैयार भी हुई नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चूंकि उनको भी ये पता था कि अब ये दिल्ली की तरफ देख रहे हैं तो दिल्ली गमन करेंगे और कुर्सी मिल जाएगी। तो वो जो चर्चा रही वो अब वो जो रिबन वाला किस्सा आया उससे उसके संकेत जो है वो साफ हो गए। और फिर एक बात जो ये भी आ रही थी कि जो कृषि मंत्री हैं वो किस तरीके से अपना जो है काम धाम कर रहे थे, तो भी लग रहा था कि बताइए नीतीश जी तो जब एनडीए में थे तो बड़े ठसक से काम करते थे और अब राजद में देखिए, जब राजद के साथ ये जुड़े तो अब कृषि मंत्री भी जो है आंख दिखा दे रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो दरअसल उस रिबन काटने के बाद समझ में आया कि वो मामला ये है कि जब ये तय ही है कि नेता अपने तेजस्वी यादव हैं तो फिर काहे का डर, अपना हम खूंटा गाड़ के काम करते रहेंगे। बहरहाल अब इस तरह की जो चर्चाएं हैं सियासी उस पर हम अलग करते हैं और आते हैं कि वो गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई जो ये कहा जा रहा है कि वो छूट गई क्या। तो ये जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी है जिस पर नीतीश जी सवार हैं और वो चाहते हैं कि लोक कल्याण मार्ग तक वो पहुंचे, उसके लिए दो तीन बातें बड़ी जरूरी हैं। और उसमें पहला तो यही है कि संगठन, और जब बात संगठन की करते हैं तो उनके संगठन में बड़ा ही आप ये समझिए गड़बड़ दिखाई देता है। अभी देखिए कि जब ये एनडीए में थे और मनमुटाव चल रहा था तभी भागलपुर का किस्सा हो चुका था। और अब देखिए अब तो बात नवादा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश होते हुए दमन दीव तक पहुंच गई, पूरी इकाई टूटकर चली गई। अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी मौजूदगी में जदयू की पूरी इकाई जो है दमन दीव वाली वो भाजपा में उसका विलय हुआ। अब आप देखिए पिछले 3-4 महीनों में जदयू किस तरह से उसकी जदयू की एक एक ईंट सरक रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी रुकेगी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता रहे, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता रहे अजय आलोक ने यूपी तक से बातचीत में कही कि अब आप देखते रहिए अभी 2-4 महीने में और ईंटें सरकेंगी। तो सवाल भी उठा कि अब तो आप जदयू से हटा दिया गया आपको, तो आप जो है नाराज हैं, नाराज है तो आप नीतीश जी पे बरस रहे हैं और कह रहे हैं जदयू खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि हुआ क्या है कि नीतीश जी 2013, 2017 और 2022 ये जो चीज उन्होंने की इसकी वजह से जो लोग जदयू में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको बड़ी समस्या हो रही है। अब वो ये अजय आलोक का दावा है, अपना दावा नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप जब जमीन पर चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं तो ये पूछा जाता है कि साहब आप वोट काहे दें, आप तो पिछली बार उस गठबंधन से तो वोट मांगने आए थे, अभी आप इसमें चले गए, तो अब ये क्या किया जाए। तो वो कहते हैं कि ये जवाब जिनको देना पड़ रहा है वो परेशान है और इस वजह से अभी और ईंटें सरकेंगी। अब यहीं पर एक बात और आ जाती है। अजय आलोक जब ये बात कह रहे हैं तो अजय आलोक को जब पार्टी से निकाला गया तो ये चर्चा छिड़ी कि आरसीपी सिंह के करीबियों को एक एक करके पार्टी से निकाला जा रहा है। और तब यह भी चर्चा खूब चली कि दरअसल आरसीपी सिंह जो है वो जदयू को तोड़ना चाहते थे और उसमें भाजपा उनको प्रश्रय दे रही थी, इसलिए जदयू ने भाजपा का दामन छोड़ा और महागठबंधन का दामन पकड़ लिया। तो अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि आरसीपी सिंह का अभी भी जदयू पे प्रभाव खूब है और ये उस समय तो लोग नकार रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो प्रभाव धीरे धीरे दिख रहा है। क्योंकि जब इकाई की इकाई ही भाजपा में शामिल हो जा रही है तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि वो जो उनका प्रभाव पार्टी के भीतर रहा और ना भी रहा हो,
एक बार की हमें मान ले कि उनका कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन अब तो वो एक तरह से कहिए कि वो तो भेदी हो गए हैं, तो पूरा भेद खुल रहा है और उस भेद में जदयू का एक एक कीट खिसक खिसक के निकल रहा है। तो देखिए संगठन बड़ा मजबूत होना चाहिए। अब संगठन में कोई गड़बड़ी होगी तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बात ये हुई। फिर दूसरी बात देखिए, एक चर्चा ये भी चली थी कि दरअसल प्रशांत किशोर के नीतीश जी के मेल मिलाप के बाद एक अलग तरह की चीजें तो संगठन के भीतर एक हलचल हुई थी कि क्या प्रशांत किशोर फिर से आएंगे। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कटाक्ष वगैरह किया और फिर जदयू जिस तरह से हमलावर हुई, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, उससे लगा कि नहीं बात आई गई हो गई। लेकिन फिर एक जगह कहीं खबर आई, सोशल मीडिया पर ही चर्चा चली कि न साहब ये जो उत्तर प्रदेश वाला रूट है जिसमें ये आता है आपका अंबेडकर नगर से लड़े, फूलपुर से लड़े, मिर्जापुर से लड़े, ये रूट का सुझाव भी जो है प्रशांत किशोर ने दिया था। अच्छा, अब ये बात बड़ी गड्ढमड हो जाती है कि अगर ये सही है जो दावे किए जा रहे हैं तो फिर अभी संगठन में बड़ी हलचल होगी, जो भी हो। लेकिन अब ये जो उत्तर प्रदेश वाला रूट है, इस रूट में भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अभी ये चर्चा उछलती है कि नहीं वो फूलपुर से लड़ेंगे, तब तक उधर से अभी मैं नवभारत टाइम्स की कल की खबर, उसमें प्रमोद तिवारी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं देखिए वो हमसे संपर्क में थे लेकिन फूलपुर पे लेके तो कोई बात हुई नहीं, ये महज अफवाह है। चूंकि अगर फूलपुर पर यह कहा जा रहा है कि वहां से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़े, तो भाई अमेठी से जो है वो राजीव जी लड़े, और आप रायबरेली से लीजिए तो वहां पहले इंदिरा जी लड़ा करती थी और अब सोनिया गांधी लड़ रही हैं। तो अब इस तरह से तो कहां तय करेंगे कहां से चुनाव लड़ा जाए, ये एक बात उन्होंने ये भी कही। तो उससे एक चीज ये साफ हुई कि दरअसल कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अभी कुछ पता भी नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेस अभी उनको लेकर लगता है कि पूरी तरह से मन भी नहीं बना पाई है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कांग्रेस ने यात्रा निकाली। अब कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली तो उस यात्रा के जरिए वो अपने को पुनर्जीवन देना चाहती है, और ये बार बार उनके तमाम नेता और प्रवक्ता कह ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जयराम रमेश है वो तो ये बात जोर जोर से बता रहे हैं कि कोई भी विपक्षी का है वो कांग्रेस की कीमत पर नहीं होगी। और नीतीश जी जो हैं वो सबको जोड़ने कवायद में लगे हुए हैं, चाय वाय पी के फोटो खिंचा के आ रहे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि पालकी सजेगी। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई है कि पालकी सजना छोड़िए, पालकी उठाने वाले भाग रहे हैं। अभी कल ही हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना, हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हमारा गठबंधन होगा। मतलब उन्होंने जो कहा वो मैं आपको, हमारा गठबंधन 125 करोड़ देशवासियों के साथ होना है और बाकी हम किसी गठबंधन में नहीं पड़ेंगे। अब लीजिए, तो जिनको पालकी उठाना है वो पहले ही भाग रहे हैं। जो सबसे बड़ा दल है वो हाँ हूं कर ही नहीं रहा है कि हाँ चलिए आप बैठिए, आपको ढोया जाएगा। फिर आप देखिए कि इनका राजद से ठीक है, राजद के साथ रिबन उबन तो काट ले रहे हैं, लेकिन जो हमने पहले भी चर्चा की कि राजद को सबसे आगे आकर बोलना चाहिए। लालू जी तो बड़े नेता हैं और लालू जी ने तमाम मीटिंग वगैरह कराई, और अभी शरद यादव को जो ये कहा जा रहा है कि उनको बड़ी भूमिका दी जाएगी, दरअसल शरद यादव का हरियाणा में भी संबंध है और इस वजह से वहाँ जो जात बिरादरी की आप ये एक तरह से कहिए कि एकजुटता वो भी एक मायने रखती है। तो जाहिर तौर पर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और जो इसकी चर्चा चल रही है वो बड़े नेता हैं भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बड़ी चीज है और जिसकी चर्चा आप अगर देख रहे होंगे तो कई जगह है कि क्या ये जो दो बिरादरियां हैं, ये बिरादरियां एकजुट होकर वोट करेंगी, एक बात। दूसरी बात, अभी आप देखिए जितनी चर्चा हो रही है वो चर्चा कमोबेश उसी तरीके की है जैसे 2019 में हो रही थी या जैसे 2022 में हो रही थी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था। देखिए बिहार में क्या होगा, बिहार का जो अगर अर्थमेटिक देखें तो 2015 में उसने दिखाया कि यहां हम भाजपा के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या 2024 में वो अर्थमेटिक उसी तरीके से काम करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो उसका टेस्ट होना भी बाकी है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि वहां भाजपा ढेर हो जाएगी या महागठबंधन मैदान मार ले जाएगा।
चूंकि जब 2019 में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना था जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा जुड़ी थी, तब वो टेस्ट किसी ने देखा नहीं था और यही लग रहा था कि जो 2015 में बिहार में हुआ वही 2019 में उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट वाला मसला था वो अलग किस्म का था। तो इसीलिए बिहार में क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो गठजोड़ की कवायद हो रही है और जिसमें फिर हम कहेंगे कि एक बड़ा हिस्सा नहीं और उस पर भी राजभर जो है बिहार जा रहे हैं, तो वो बिहार में भी कुछ चीजें करेंगे और इससे बिहार में जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर और चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वहां जो जातिगत कंपोजिशन है उसमें हेर फेर करेंगे। जैसे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ जाकर किया था और उसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा था। लेकिन अब वो जिस तरह से हटे हैं उसके बाद से ऐसा नहीं लगता है कि अंबेडकर नगर में अगर चुनाव लड़ेंगे सहज होगा, चूंकि वहां भी राजभरों की ठीक ठाक आबादी है। मिर्जापुर वहां ठीक है, वहां तकरीबन 40% के आसपास इनकी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन और बिरादरी के लोग, चूंकि ये दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं, कुर्मी और यादव, तो ऐसी परिस्थिति में ये मालूम पड़ता है कि ये जो एक तो संगठनात्मक, दूसरा जातिगत वाला मसला और तीसरा कि कौन किसके साथ जाएगा, ये तमाम चीजें अभी गड्ढमड्ढ है। इसीलिए मालूम पड़ता है कि जिस गाड़ी पर वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं वो गाड़ी छूट चुकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।